और कैसे हैं आप लोग। आज भी हम लोग इन्वायरमेंट की बात करेंगे और इन्वायरमेंट में 2 सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। अब पहला सेक्शन हमारा जलवायु परिवर्तन है और दूसरा जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन और सम्मेलन है। पहले टॉपिक को नोट कर लो। पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग जलवायु परिवर्तन और दूसरा पढ़ेंगे इससे संबंधित जितने संगठन हैं और सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज। देखिए, क्लाइमेट चेंज को समझने से पहले, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना। क्लाइमेट चेंज को समझने से पहले बेसिक चीज़ों को समझ लो कि पृथ्वी पर इसका परिवर्तन कैसे दर्शाता है, कैसे पड़ता है, क्या समस्याएं आती हैं जिससे लिए हम इसको पढ़ते हैं। उसके बाद फिर इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, फिर इसी से रिलेटेड कार्बन क्रेडिट होता है, कार्बन कैप्चर होता है, कार्बन सिंक होता है, वो पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हो सकता है कि आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में आपको इससे संबंधित समस्याएँ ये बताएंगे कि कार्बन क्या कहते हैं, कार्बन क्रेडिट के बाद फिर आ जाएगा हमारा संगठन और सम्मेलन कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्चुअल अब जब से बनना शुरू हुआ है। तो पहले चीज़ों को समझ लो। मान लो कि हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, अर्थ पृथ्वी हो गई। अब होता क्या है कि जो पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल है, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल है, वो प्राकृतिक पर्यावरण और जैव क्या कहते हैं, मंडलीय परितंत्र का महत्वपूर्ण घटक होता है। ये जो वायुमंडल होता है अर्थ के चारों तरफ का, ये किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? पहला तो प्राकृतिक पर्यावरण के लिए होता है और जैवमंडलीय पारितंत्र के या पारिस्थितिक तंत्र के लिए ये पृथ्वी का जो वातावरण है वो महत्वपूर्ण होता है। क्या करता क्या है? जैवमंडल में जीवन का अस्तित्व होता है, ठीक है, और जीवन का अस्तित्व किससे बना होता है? जो गैस होती हैं, ठीक है, जो गैस होती हैं उससे जैवमंडल का अस्तित्व होता है, याद रखना हमेशा। उसी गैस से जीवन का अस्तित्व होता है। और वायुमंडल करता क्या है? वायुमंडल करता क्या है? उस गैस को फिल्टर करता है, ठीक है, फिल्टर करने का कार्य करता है। ये वायुमंडल जो है, जो गैस होती है उसको फिल्टर करने का कार्य करता है, ठीक है, समझना ध्यान से। अभी इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन बता रहे हैं, गैसों को फिल्टर करने का कार्य करता है। होता क्या है कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उसको क्या करता है? वो फिल्टर सोख लेता है। उसके सोखने से क्या होगा? जब उस पराबैंगनी किरणों को वो सोख लेगा तो पृथ्वी पर तापमान नहीं पहुंचेगा, इसलिए पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो इसी को जलवायु परिवर्तन का नाम देते हैं कि जिसका असर मानव पे पड़ता है, वनस्पति पे पड़ता है, जीव जंतुओं पर पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ है, समझ लीजिए। पहले ये फिल्टर की तरह है, या तो सूर्य से जो पराबैंगनी विकिरण आती है, पराबैंगनी किरणें आती हैं, ये वायुमंडल क्या करता है? फिल्टर का कार्य करता है, उसको सोख लेता है। सोख लेने से क्या होता है? अर्थ का जो हमारे टेम्परेचर है ना, बढ़ना चाहिए लेकिन वो नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो जलवायु परिवर्तन किस पे हो सकता है? जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक घटना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही हो रहा है, वैश्विक घटना है। इसका प्रभाव मानव पे भी पड़ता है, वनस्पति पे भी पड़ता है, जीव जंतुओं पर पड़ता है। और दर्शाते कैसे हम इसको? तापमान, वर्षा, हिम, पवन, अगर इन सब चीज़ों में परिवर्तन आता है तो इसी परिवर्तन से हम जलवायु परिवर्तन को मापने का कार्य करते हैं, ठीक है। इस तरह समझ लिए। अभी हमने क्या बताया, क्या करता है ये? मानव को लिख सकते हो, कुछ लोग देखते रहते हैं, लिखाएंगे तो लिखेंगे। मानव पर प्रभाव पड़ता है, जीव जंतुओं पर भी प्रभाव पड़ता है और वनस्पतियों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इतना जलवायु परिवर्तन का प्रभाव होता है, ठीक है, हर तरह से। और मापते कैसे हैं? बता दिया हमने, तापमान, वर्षा, पवन में परिवर्तन आता है। तो एक चीज़ और याद रखना, जलवायु परिवर्तन कोई अल्पकालिक घटना नहीं है। ये क्या है? ये दीर्घकालिक घटना है, दीर्घकालिक प्रक्रिया है, लंबे समयों के अंतर्गत होती है। और इसको 2 कारक प्रभावित करते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक मानवीय कारक प्रभावित करता है और दूसरा प्राकृतिक कारक प्रभावित करता है। तो देख लो, पहले समझ लो चीज़ों को, उसके बाद फिर जो कंपोनेंट्स है जहाँ से एग्जाम में दिक्कतें होती हैं आपको, वो हम बताते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारकों में 2 कारक हैं। पहला मानवीय है
और दूसरा प्राकृतिक है। इसी के साथ साथ इसका पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, जलवायु परिवर्तन होगा तो पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर देखते हैं कि धरती पर कैसे ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि औद्योगिकरण हो रहा है, इससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है या तापमान में वृद्धि हो रही है, कमी आ रही है, जो भी पढ़ते होंगे। नगरीकरण से जलवायु परिवर्तन होता है। अंधाधुन जो क्या कहते हैं प्रदूषण फैलाते हैं लोग, उससे भी क्या कहते हैं जलवायु परिवर्तन होता है ना। वैश्विक तापमान से होता ही होता है। तो इसी को हमने डिवाइड कर दिया किसमें, एक तरफ प्राकृतिक और दूसरी तरफ मानव में। जैसे प्राकृतिक कारणों में क्या हो गया, सौर विकिरण हो गया, सौर कलंक हो गया, ज्वालामुखी हो गया। ठीक है, लिखते चलिए। ऑप्शन देता है, कैसे बता रहा हूँ, सौर विकिरण, सौर कलंक, ज्वालामुखी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है गया, जो भी हमने आपको बताया कि संसाधनों का दुरुपयोग हो गया, नगरीकरण हो गया, औद्योगिकीकरण हो गया और ईंधन का ह्रास हो गया, तापमान वृद्धि हो गई। तो औद्योगिकरण, नगरीकरण, ईंधन का दुरुपयोग, ठीक है, इन सब चीज़ों से क्या होता है, मानवीय कारणों से क्या होता है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। किस पे, जलवायु परिवर्तन के लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे मान लीजिए पारितंत्र पर हम कह दें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अब इसी से रिलेटेड आपने पारितंत्र को पढ़ा। मैंने 3 से 4 लेक्चर में आपको इकोसिस्टम बताने का प्रयास किया, इकोलॉजिकल सिस्टम बताने का प्रयास किया। अब वहाँ पे दिमाग लगाइए, सोचिए कि अगर तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा या घटेगा तो क्या होगा, मानव पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। देखो, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, कृषि पर, भोजन पर प्रभाव पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, आहार पर अपने प्रभाव पड़ेगा, इसलिए मानवीय गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ग्लेशियर पिघलेगा जलवायु परिवर्तन से, भूमि संसाधन पर प्रभाव पड़ेगा और क्या होगा, फिर अत्यंत कठोर मौसमी घटनाएं विघटित होना शुरू होंगी। तो याद रखना, अगर किसी ने पूछा पारितंत्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये सारे प्रभाव पारितंत्र पे पड़ेंगे कि मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, आहार पर प्रभाव पड़ेगा, कृषि पर पड़ेगा, भूमि पर पड़ेगा। ये चीज़ें हमेशा याद रखना। अब इसके फ्रेमिंग पे चलते हैं, आपको एक तरह से समझाने का प्रयास करते हैं कि घटनाएं घटती कैसे हैं, होती कैसे हैं। पहले एक घटना से समझिए। आप लोगों ने सुना होगा हरित गृह प्रभाव, ठीक है। पहले उसके पहले वैश्विक तापन को जान लीजिए कि वैश्विक तापन, मैंने कहा कि जलवायु परिवर्तन जो है कहीं एक देश की घटना नहीं है, ये एक वैश्विक घटना है ना। तो कह सकते हो वैश्विक स्तर पर मानवीय क्रियाकलापों द्वारा विकिरण या उसके संतुलन के परिवर्तन को, या विकिरण या ऊष्मा संतुलन का परिवर्तन हो रहा है, तो उसी को भूमंडलीय ऊष्मन कहते हैं। हमने क्या बताया, फिर से याद रखना, मतलब दिमाग लगाना पिछली पढ़ी हुई चीज़ों से, सिर्फ समझाने का रिपीट करके बार बार प्रयास कर रहे हैं आपको कि देखो वैश्विक तापन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम लोग, ग्लोबल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अब वैश्विक तापन में क्या बताया, वैश्विक स्तर पर मानवीय क्रियाकलापों द्वारा विकिरण या ऊष्मा संतुलन के परिवर्तन को क्या कहते हैं, वैश्विक तापन कहते हैं। इससे क्या होता है, भूमंडलीय ऊष्मन होता है, भूमंडलीय पर्यावरण में परिवर्तन होता है और विश्व के समक्ष क्या होता है, फिर बाद में खतरा उत्पन्न होता है, ठीक है। भूमंडलीय परिवर्तन होने से फिर वैश्विक खतरा होता है। वैश्विक खतरा होगा तो हम क्या करेंगे, सम्मेलन करेंगे, संगठन बनाएंगे और इसको कम करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। प्रयास में एनजीओ का सहारा लेंगे और गवर्नमेंट का सहारा लेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया कि ऐसे काम करता है। अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, भूमंडलीय तापन हो रहा है, खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो सम्मेलन और संगठन के माध्यम से, तरह तरह की सरकार की नीतियों के माध्यम से इसको परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। लक्ष्य देंगे कि आपको इतने समय में इतने डाटा का यूटिलाइज करना है, नहीं तो नहीं करना है, टेम्परेचर बढ़ेगा, उन पर आरोप थोपेंगे, उन पर क्या कहते हैं सैंक्शन लगा देंगे कि अगर आप ऐसा करोगे तो क्या कहते हैं आपको इतनी भरपाई करनी पड़ेगी, इस तरह का। जैसे अभी हम समझा रहे थे आपको क्या कि ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, वहाँ पे इस तरह का कांच का घर बनाते हैं पेड़ पौधे उगाने के लिए, क्योंकि बर्फ़ पड़ती होगी या प्रदेश ठंडा होता होगा तो सौर ऊर्जा मिलता नहीं होगा, ना मिलने से होता क्या, पेड़ पौधे को क्या कहते हैं
उचित पोषण या ऊर्जा नहीं मिल पाती, इससे पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। तो वो लोग करते क्या है, कांच का घर बनाते हैं और उसमें पेड़ पौधों को उगाते हैं। और कैसे उगता है, लघु तरंगी विकिरण सूर्य से अगर किसी तरह अंदर आ जाता है, ठीक है, तो ये पूरा गर्म हो जाता है, ठीक है, और दीर्घ तरंगी विकिरण जो है बाहर नहीं जा पाता, इसलिए टेम्परेचर क्या कहते हैं, समान बना रहता है, अधिक देर तक गर्म रहता है, जिससे पेड़ पौधे आसानी से उग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो भवन होता है शीशा का बना होता है, ये ठंडी जलवायु क्षेत्रों के लिए जो पौधे उगाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उचित पोषण मिले, सौर ऊर्जा मिले और क्या कहते हैं, बाहरी तापमान में कमी आए और हरित ताप में वृद्धि हो, उसके लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। अब देखो आगे समझो इन चीज़ों को। बस समझा रहे हैं, इसमें समझने वाली बातें हैं। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, मानवीय प्रभाव से आएगा, प्राकृतिक प्रभाव से आएगा और पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीज़ें कॉमन सी हैं। अगर आपने पिछली क्लासों को मेरे बराबर सुना होगा तो मुझे नहीं लग रहा है आपको लिखाने की ज़रूरत है। अब ये जो हरित गृह प्रभाव था, इसी को अपनी पृथ्वी मान के चलिए। मान लीजिए अब ऐसे अपनी पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये सूर्य हो गया, ठीक है। अब सूर्य से जब विकिरण आएगा तो किस फॉर्म में आता है, लघु तरंगी विकिरण के रूप में आता है। तो कुछ विकिरण पृथ्वी में प्रवेश करता है और कुछ क्या करता है, कुछ का परावर्तन होता है, कुछ रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। अब जो अंदर आता है वो पृथ्वी की सतह में आता है, उसके बाद पृथ्वी की सतह उसको अवशोषित करती है, अवशोषित करने के बाद सभी दिशाओं में फैला देती है, ठीक है। अवशोषित की, उसके बाद सभी दिशाओं में फैला दी। अब इससे क्या हुआ, पृथ्वी गर्म हो जाती है और रहने योग्य रहती है। ये भी इसका रीज़न है, पृथ्वी फिर रहने योग्य हो जाती है। तो ये कंडीशन सेम अपने पृथ्वी पे अप्लाई कर लो और ऐसे का ऐसे रहता है। लेकिन कुछ गैसें होती हैं जो क्या कहते हैं, पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती हैं। अब एग्जाम में सबसे पहले पूछेगा कि हरित गैसें कौन कौन सी होती हैं, और आप सोचोगे कि हरित गैसें कौन कौन सी होती, कन्फ्यूज हो जाओगे। तो नोट कर लो, कुछ हरित गैसें हैं, जलवाष्प पहला हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, ठीक है, नोट करते चलो, 4 हुई। और लोग नोट कर लीजिए, CFC हो गया, HFCs हो गया। ये सारी गैसें ऐसी हैं जो क्या करती हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देती। इसीलिए आप लोगों ने कार्बन एमिशन रेडिएशन पढ़ा होगा। जो पहली गैसें सर्वाधिक मात्रा में है, उसके उत्सर्जन की बात आजकल ज़्यादा हो रही है। इसी से वर्ड निकल के आए कार्बन क्रेडिट ना, कार्बन कैप्चर, कार्बन क्रेडिट आया, कार्बन कैप्चर आया, कार्बन सिंक आया। तो मेरा मूलभूत उद्देश्य था आपको जलवायु परिवर्तन के इन टर्मोलॉजीज को पढ़ाना, समझाने के माध्यम से कार्बन क्रेडिट होता क्या है, कार्बन कैप्चर क्या होता है और कार्बन सिंक क्या होता है। आजकल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो लोग कहते हैं, भूल जाते हैं सर, समझ में नहीं आता। यहाँ तक कि पूछता है कि कार्बन कैप्चर की लाभ हानियों के बारे में, कार्बन क्रेडिट की लाभ हानियों के बारे में पूछने लगा है। तो लोग कन्फ्यूज होते हैं कि सर ये होगा कैसे। देखिए, पहले कार्बन क्रेडिट को समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद फिर आपको कैप्चर पढ़ाएंगे। जब ये चीज़ें समाप्त हो जाएगी फिर उसके संगठन और सम्मेलन को धीरे धीरे आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिए कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट समझिए पहले इसको, ये होता क्या है, ठीक है। यह एक प्रमाण पत्र होता है, गर्मी ज़्यादा है आज। यह एक प्रमाण पत्र होता है और वो प्रमाण पत्र क्या होता है, व्यापार योग्य होता है, एक तरह का आज्ञा पत्र होता है। हमने आपको एक पत्र दे दिया ना, एक लेटर दे दिया और कह दिया कि आपको 1 टन कार्बन का अधिकार दे रहा हूँ, ठीक है। तो बस इसकी परिभाषा यही हो गई कि एक प्रमाण पत्र होता है जो व्यापार योग्य होता है, जो धारक को, जो लेगा, जो धारक को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने का अधिकार देता है, ठीक है। नोट्स बनाया करो, परिभाषा मत लिखा करो, ऐसे लिखा करो। यह एक तरह का प्रमाण पत्र होता है जो धारक को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का अधिकार देता है। ये क्या हो गया, 1 टन कार्बन उत्सर्जन करने का अधिकार देता है कि आप 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड भी सही है का उत्सर्जन करो, ठीक है। ये UNFCCC के अंतर्गत आता है, ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी UNFCCC के अंतर्गत आता है, ध्यान देना।
ठीक है। अब क्या होता है कि जब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एनेक्स 1 में जो विकसित औद्योगिक देश थे, एनेक्स 1 में कुछ देश शामिल हैं, ठीक है, उनको ऑर्डर दिया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल के समय जो एनेक्स 1 देश बने थे उसमें जो देश शामिल थे उनको कहा गया था, कब, उस समय कहा क्या गया था कि आप अपने यहाँ पे प्रतिवर्ष या फिर क्या कहते हैं जो टाइम लिमिट दिया गया उसमें 5.2% कटौती की बात कही गई थी। तो ये वहीं से निकल के आया है, 5.2% कटौती की बात कही गई थी क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान। अब ये टर्मोलॉजी आई ना, ये क्योटो प्रोटोकॉल, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये उसके तहत क्या कहते हैं उत्सर्जन का एक पैमाना होता है। तो जितने संगठन सम्मेलन इससे रिलेटेड हैं वो सारे के सारे जस्ट ये क्लास ख़त्म होने पे आपको हम बता देंगे। देखो अब इससे लाभ और हानियाँ क्या होती हैं समझ लो। जैसे लाभ क्या होगा कार्बन क्रेडिट से, किसी कंपनी को मिलेगा तो क्या होगा, उस कंपनी का बेहतर प्रौद्योगिकी लाभ होगा, वो कंपनी अपने टेक्नोलॉजी का बेहतर लाभ ले पाएगी। दूसरा क्या होगा, विकसित देश से विकासशील देश की तरफ टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण होगा, क्योंकि विकासशील देशों के पास टेक्नोलॉजी कम है तो इसका लाभ क्या होगा, वहाँ से इसका हस्तांतरण होगा। और क्या होगा, और हरित गैसों में कटौती से पर्यावरणीय लाभ मिलेगा। तीनों लिख लेना, तीनों लिख लो, लिखा देते हैं क्योंकि आप लोग भूल जाओगे और आपकी पेन नहीं चलती रहती है। तो इसका बेनिफिट देख लो और इसके लॉस देख लो, इसकी हानि क्या है। पहला पॉइंट नोट कर लो, कंपनी को बेहतर प्रौद्योगिकी लाभ मिलेगा, ठीक है, कंपनी को बेहतर प्रौद्योगिकी लाभ मिलेगा। दूसरा हो गया, विकसित से विकासशील देश को प्रौद्योगिकी मुहैया होगी या उसको भी प्रौद्योगिकी लाभ मिलेगा, हस्तांतरण होगा। तीसरा, हरित गैसों के कटौती के कारण पर्यावरणीय लाभ होगा। लेकिन हानियों में देखिए इसकी हानियाँ क्या होंगी वो बताना मुश्किल हो जाता है। हानियों में क्या होगा, सस्ता होने से जलवायु विनाशक अधिकार खरीदने में लोगों को आसान रास्ता मुहैया हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट को बचा के क्या करेंगे लोग, दूसरे देशों से क्या करेंगे, जलवायु वो क्या कहते हैं, ये क्या करेंगे, जलवायु विनाशक हथियार खरीदेंगे, उसको बढ़ावा देंगे। या फिर और क्या होगा, घरेलू उद्योगों पर भी दबाव बढ़ेगा इससे, ठीक है, दूसरे देशों पर भी कह सकते हो दबाव बढ़ेगा। ये हो गई इसकी हानियाँ और इसके लाभ। एक टर्मोलॉजी एग्जाम में 2-3 साल से लगातार पूछी जा रही है, नया शब्द उभर के आया है, कार्बन कैप्चर। कार्बन कैप्चर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कार्बन को पकड़ना, ठीक है, कार्बन कैप्चर मतलब कार्बन को पकड़ना। कैसे पकड़ोगे, देखो कहा जाता है इसकी परिभाषा में कि ये प्रबंधन का एक नया तरीका है, कार्बन के प्रबंधन का एक नया तरीका है। कैसे कार्बन को कैप्चर करते हैं, किस टेक्नोलॉजी द्वारा करते हैं, ये कार्बन प्रबंधन का एक तरीका है। परिभाषा आएगी तो लिख सकते हो कि कार्बन प्रबंधन का एक नया तरीका है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन में कमी लाने हेतु, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या उसके अन्य रूपों को ग्रहण कर लंबे समय तक क्या करता है, रखता है, वही कार्बन कैप्चर हो गया। मतलब करता क्या है कि अगर जलवायु परिवर्तन में कमी लाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड या उसके जो माध्यम है, जो धुआं वगैरह, चिमनियों से धुआं निकलते हैं आजकल, उसको भी कैप्चर करके ज़मीन में दफन कर दिया जाता है। या फिर और भी कंपोनेंट होते हैं, कार्बन सिंक में जो चीज़ें आती हैं समुद्र में दफन कर देते हैं, कहीं और उसका यूटिलाइज करते हैं। तो इसका काम कार्बन कैप्चर का यही होता है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो करता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, भू प्रौद्योगिकी के माध्यम से, भू अभियंत्रण के माध्यम से, जियो इंजीनियरिंग की सहायता से क्या करेगा, ये पावर स्टेशन से सीधे हवा में पकड़ लेगा। देखो समझो, ठीक है, ये चिमनियाँ हैं, ये यहाँ पे जो कार्बन निकलता है इसको कैप्चर कर लेगा पावर स्टेशन के माध्यम से, और इसको कैप्चर करके क्या करेगा, इसको ज़मीन के नीचे क्या कर देगा, इकट्ठा कर देगा। इससे क्या होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में नहीं मिल पाता है। फिर क्या होगा, जब वायुमंडल में नहीं मिल पाएगा तो कार्बन क्या कहते हैं, कम मिलेगा, तो तापमान में क्या होगी, कमी आई है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन का सबसे ऊपर कारण क्या था, जलवाष्प कम मात्रा में था, फिर कार्बन डाइऑक्साइड था, फिर मीथेन था, इसकी बात चल रही है, ठीक है। इतना समझ में आ गया।
अब जो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो इकट्ठा करता है, इसी प्रोसेस को सिंक बोलते हैं। सिंक बोलते हैं। एग्जाम में पूछता है कार्बन सिंक क्या है, तो कार्बन सिंक यही है कि कार्बन को किसी टेक्नोलॉजी द्वारा या भू इंजीनियरिंग, क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी द्वारा, भू अभियंत्रण के द्वारा उसको कैप्चर करके इकट्ठा करना या दफन कर देना, ज़मीन में स्टोर करना, कार्बन सिंक कहलाता है। प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है। प्राकृतिक में आपका, प्राकृतिक में समुद्र आता है, वन आता है, मृदा आती है, और उसमें क्या आता है, कृत्रिम में आता है विघटित तेल भंडार होता है, उसमें मिक्स कर देते हैं इसको। जो अखननीय खदान होते हैं, जहाँ पे खनन नहीं होता है, वहाँ पे इसको स्टोर करके दफन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन में कमी आती है, वैश्विक तापमान में कमी आता है। तो ये हो गया जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। सम्मेलन हो, अब पढ़ाएंगे आपको आगे संगठन पढ़ाएंगे। बस 2 क्लास में शायद हमारा इन्वायरमेंट का लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में सम्मेलन और संगठन के साथ।